हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें बच्चों। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है, पॉइंट है, जहाँ पे बच्चे कोई भी जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। इवन आपका जो प्रोसेस है वो क्या है बच्चे, स्टॉप नहीं है। आपका प्रोसेस ऑन है बच्चा, चालू है, तो भी आपके ऑब्जर्वेबल चेंजेस नज़र नहीं आते। जैसे कोई ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर आप बच्चे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो फोर्सेस लगा दोगे, और अगर वो फोर्सेस क्या हो जाए बच्चे, फोर्सेस आपके क्या हो जाए, फोर्सेस इक्वल हो जाए। फोर्सेस अगर इक्वल हो जाए तो आप देखोगे कि आपका ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा। तो ये स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, जिसको आप मैकेनिक्स बोलते हो। तो इक्विलिब्रियम पे होता है, इक्विलिब्रियम पे मैंने जैसे कहा अपोजिट फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन से फोर्सेस की बात होगी, तो पहले समझते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कब होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए पहली बात तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए रिवर्सिबल। रिएक्शन कैसे होना चाहिए, रिवर्सिबल, और कैरी आउट किसमें होना चाहिए, क्लोज कंटेनर में, जिससे क्या हो, प्रोडक्ट आपका बाहर ना जाए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मीनिंग होता है कि रिएक्शन जो होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आएगा। हाँ, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो बोलेंगे फॉरवर्ड, और बैक प्रोडक्ट से बैक रिएक्टेंट हो रहा है तो बैकवर्ड बोलेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे होता है क्या, इक्विलिब्रियम पे होता है ये है, जो स्पीड है फॉरवर्ड जाने का, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का जो स्पीड है रिएक्शन का, वो इक्वल हो जाएगा रिएक्शन का बैकवर्ड आने का, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाने का जो भी स्पीड होगा, ये दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि गिव्स फ्री एनर्जी अगर आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा, तो एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा जीरो। हाँ, सेकंड पॉइंट आप बात करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट होता है इसलिए बच्चे हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे ब्लू ग्राफ की बात करें तो ब्लू ग्राफ आपका रिएक्टेंट की बात कर रहा है और रेड वाला प्रोडक्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ग्राफ मर्ज हुआ, बट हाँ, ये आपका जो ब्लू है वो रिएक्टेंट है, रेड है जो प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो रेड है आपका वो प्रोडक्ट है, और आपका जो ब्लू है वो रिएक्टेंट है। तो हम बात करें जहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन, यही टाइम पे इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे ये टाइम पे इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे ये टाइम पे इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंट है। लेकिन स्पीड के पॉइंट से बात करें तो बच्चे स्पीड के पॉइंट ऑफ से इस केज में कोई भी रिएक्शन में किसी भी टाइम पे इक्विलिब्रियम नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्योंकि रेट क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, ये पॉइंट का मीनिंग है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है, बट यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम कैसा मैंने बताया, डायनेमिक नेचर का होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं बच्चा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, KF अपॉन KB। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखना तो हम ये बोलते हैं कि K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है बच्चे, अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा, तो याद ना रिएक्टेंट्स का भी आप क्या लोगे, मल्टीप्लिकेशन में लोगे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का, उसकी स्टोइचोमेट्री का पावर ले लोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में लिखना है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना है, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस आप टर्म यूज करोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर की पावर x अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट की पावर y। याद रखना बच्चे, अगर वही रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा है, इवन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, तो उस केस में बच्चा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या लोगे, मल्टीपल प्रोडक्ट में लोगे, ठीक है। और वहाँ पे स्टोइचोमेट्री आप याद रखना, वो पावर में ही लोगे हमेशा। सेकंड पॉइंट याद रखना, लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है, थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका होता है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन ये कहता है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन की, स्पीड है, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर होता है। अगर रिएक्टेंट सेम अगेन, रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा, तो याद रखना प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और यहाँ पे x और y होंगे स्टोइचोमेट्री। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ KP और KC का, तो KP और KP रिलेटेड होते हैं। KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा NG। व्हाट इज डेल्टा NG, तो डेल्टा NG निकालने का फॉर्मूला है स्टोइचोमेट्री ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट, समेशन ऑफ मोल्स या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ गैसियस प्रोडक्ट, याद ना प्रोडक्ट गैसियस होना चाहिए, माइनस करोगे मोल या स्टोइचोमेट्रिक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट से। याद रखना डेल्टा NG कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जेड माइनस लिए पॉइंट रखना, एक रिलेशन याद रखना पड़ता है KP और KX का। KP KX इज इक्वल टू प्रेशर टोटल की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG अगेन यू नो इट इज द समेशन ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइचोमेट्री ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। KX क्या, KX वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अच्छा, एनी प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम पे फॉलो होती है बच्चा एट इक्विलिब्रियम, तो हमें ये इक्वेशन याद रखना पड़ता है, वेंट ऑफ इक्वेशन हमें याद रखना पड़ता है। जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपका K भी चेंज होगा, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मूला, और ये फार्मूला बहुत ही यूज होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2.303 इंटू R, ब्रैकेट के अंदर 1/T1 माइनस 1/T2। याद रखना यहाँ पे जो टेम्परेचर रखोगे वो हमेशा केल्विन रखोगे, ये इक्वेशन में भी याद रखना टेम्परेचर केल्विन रहेगा।
अब इस इक्वेशन को ध्यान दो तो जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे और इवन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे। लेकिन हाँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो उस चीज़ के कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों? चेंज हो सकता है। तो आपका इनडायरेक्टली बोलूँ तो K जो होता है बच्चे के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे है तो एट इक्विलिब्रियम तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वो तो जीरो नहीं होगा। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होगी आप कैलकुलेट करोगे, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो है वो आपका है डेल्टा जी नॉट, फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड वाला है माइनस आर टी एल एन के। अगर गैसियस रिएक्शन है बच्चे तो डेल्टा जी नॉट आपका हमेशा इक्वल रहेगा माइनस आर टी एल एन के पी के। अच्छा, इक्विलिब्रियम में आप प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं कि रिएक्शन है तो टुवर्ड्स मोर फॉरवर्ड होगा या तो टुवर्ड्स मोर बैकवर्ड होगा, तो एट इक्विलिब्रियम पे आएगा। वो निकालने का फॉर्मूला होता है, हम देखते हैं रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं। रिएक्शन कोशेंट जो होता है बच्चे, रिएक्शन कोशेंट, इसका सेम मीनिंग होता है के की तरह। कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है कि जैसे आप के निकालते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके निकालते हो बच्चा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेके, तो सेम आप क्यू को भी कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन करके ही निकालोगे। तो हम ये देखते हैं अगर क्यू के से बड़ा है, अगर क्यू के से बड़ा है तो रिएक्शन हमेशा जाएगा बैकवर्ड। अगर क्यू के से छोटा आ रहा है बच्चे तो रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड। और अगर क्यू के इक्वल आ गया मतलब रिएक्शन कहाँ पे आ गया? इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो याद रखना क्यू निकालने का सेम मीनिंग आएगा, बट हाँ क्यू हमेशा या तो इक्विलिब्रियम के पहले डिफाइंड होगा, इक्विलिब्रियम के बाद डिफाइंड हो सकता है, बट इक्विलिब्रियम पे तो सिर्फ आपका के डिफाइंड होगा। इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? के। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल अपॉन आपने कितना मोल स्टार्ट किया था। अल्फा निकालने, अल्फा मतलब डिग्री, अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन का में क्या होगा? अल्फा से 100 से मल्टीप्लाई होगा। देखोगे आप तो अल्फा की जो वैल्यू होगी बच्चा वो 0 या 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन 1 या 1 के इक्वली होगी। अब इन मीनिंग समझे, अगर 0 है तो इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, और अगर 1 हो गया तो इसका मतलब होगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो आपका अगर अल्फा 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अल्फा निकालने का और भी फॉर्मूलेज होते हैं। अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है एम थियोटिकल माइनस एम जी ऑब्जर्वेबल अपॉन एन माइनस 1 एम नॉट। ये डी क्या है? डी है वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्मॉल डी क्या है? वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। मतलब आपका कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया तो इक्विलिब्रियम के केस में आता है ये गैसियस के लिए लगेगा, गैसियस के लिए लगेगा। अगर रिएक्शन गैसेस से तो भी लगाना है, क्योंकि बच्चा इक्विलिब्रियम पे ना प्रोडक्ट कंप्लीटली फॉर्म हुआ है ना रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हुआ है बच्चे, तो मिक्सचर प्रेजेंट होगा गैस का। सेम अगर एम टी के लिखोगे तो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, एम नॉट मतलब एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। एन क्या है? एन ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय 1 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, याद रखना। अब आते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट ली चैटले प्रिंसिपल पे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से पूछ जाते हैं। ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है? एनी स्ट्रेस गिवन टू रिएक्शन which at equilibrium then stress disturb equilibrium constant, वो equilibrium constant को डिस्टर्ब कर दे क्योंकि आपने स्ट्रेस दे दिया। to regain equilibrium constant back reaction itself adjusts equilibrium direction to minimize the effect overall। ये इफेक्ट ओवरऑल मिनिमाइज क्यों कर रहा है? क्योंकि रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। ऐसे समझ लो कि तराजू है बच्चा, तराजू के सामने बहुत सारे पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, तराजू इनकी वजह से बैलेंस है। सडनली आपने बच्चे यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपने और पार्टिकल ऐड कर दिया, तराजू बच्चा बैलेंस नहीं रह पाएगा, तो क्या होगा? इटसेल्फ आपके तराजू के कुछ पार्टिकल्स इसकी तरफ जाएंगे, इससे रिएक्शन वापस कहाँ आ जाए? इक्विलिब्रियम पे आ जाए, वापस से मेंटेन हो जाए तराजू। अब समझते कैसे कैसे हम इफेक्ट कर सकते। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटा दोगे तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कर दोगे तो बैकवर्ड जाएगा। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिकली फेवरेबल कंडीशन जो होगी, तो हम ये देखेंगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना। क्यों बच्चा? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट बाहर करना, प्रोडक्ट बाहर करने मतलब आपको प्रोडक्ट मिल भी रहा है, तो ये आपका मोर इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशन है। वॉल्यूम और प्रेशर, देखिए यहाँ पे याद रखना वॉल्यूम और प्रेशर का एक ही कंडीशन याद रखेंगे की तरीके से, फॉर याद कर रखना वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय बॉयल्स लॉ, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा एन जी होता है। पॉइंट याद रखना, मैं अभी वॉल्यूम इंक्रीज का केस समझा रहा हूँ, उसका उल्टा हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज का केस, ठीक है? जो वॉल्यूम इंक्रीज का केस है वही प्रेशर डिक्रीज का भी केस है। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, मतलब रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, आपका स्टेबलिश ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे डायरेक्शन में। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा जो आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया। अगर डेल्टा एन जी लेस देन है तो आपका रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। अगर इनर्ट गैस आप ऐड कर रहे हो तो दो तरीका, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करो। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करो तो यार इतना जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा वॉल्यूम इंक्रीज की तरह, जो आपने ऊपर अभी देखा।
अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया तो आपके याद ना कोई भी शिफ्ट नज़र नहीं आएगा। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर भी दो तरीके का इफेक्ट शो करेगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और टेम्परेचर घटाने से फॉरवर्ड जाएगा। और अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ शेयर माई वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।